हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 6 हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका रहने वाला है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन लॉन्ग है तो आंसर भी काफ़ी लॉन्ग होगा। तो इसीलिए आप सबको करना क्या है कि जितना भी हम आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन प्लस में आंसर दिखाएंगे उसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है और एग्ज़ाम से पहले अपने कॉपी में लिख करके रिवाइज करके उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। तो आप सबका एग्ज़ाम कब है मेजर 6 का हिस्ट्री का, ये कमेंट में ज़रूर बताना है। प्लस में आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है ये भी बताना है। तो अगर आप मेजर 6 का अभी तक तैयारी नहीं किए थे, नहीं कर पाए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाया था, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम सारा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारा क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है। सिलेबस काफ़ी लंबा है, इसीलिए अगले क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल पूछा गया है कि डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नेपोलियन, यानी इसको हिंदी में बोले तो नेपोलियन के उभार के कारण के बारे में बताइए। ऐसा आपका क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो इसमें आपको लिखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट का उभार किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, बल्कि कई राजनीति, सामाजिक और आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों का मिलाजुला प्रभाव था। फ्रांस में 1789 की क्रांति के बाद देश पूरी तरह अव्यवस्थित में डूब गया था। पुराने सामंती ढांचे टूट चुके थे, राजशाही को गिरा दिया गया था और जनता स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की उम्मीद कर रही थी। परंतु राजनीति में बार बार सत्ता परिवर्तन होने लगे। नेशनल असेंबली और विधान असेंबली और फिर डायरेक्टरी सरकार, ये सभी स्थिर और मजबूत नेतृत्व देने में असफल रही। ये सभी क्या थे कि ये सभी जो है आपके यहाँ पे नेशनल असेंबली, विधान असेंबली या फिर डायरेक्टरी सरकार, ये सभी क्या कर रहे थे कि ये सभी स्थिर और मजबूत नेतृत्व करने में असफल थे। तो जनता अराजकता और असुरक्षा से परेशान थी। तो जनता को चाहिए था एक ऐसी नेता की जरूरत थी जो देश को स्थिर और सुरक्षा और सम्मान दिला सके। तो क्वेश्चन 1 में इतना आपको लिखना है। अभी इसमें आपको और भी लिखना है। क्वेश्चन ये लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो आंसर भी लॉन्ग होगा, तो इसीलिए आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो इसमें अभी आपको और लिखना है कि इसी दौरान नेपोलियन एक सफल, साहसी और लोकप्रिय सैनिक कमांडर के रूप में उभरकर सामने आता है। तो फिर मिस्र, इटली और अन्य युद्धों में उसकी जीत ने फ्रांस की जनता और सेनाओं का विश्वास उसे दिला दिया। वह सिर्फ एक सैनिक नहीं था, बल्कि तेज दिमाग वाला, आत्मविश्वासी और अवसर को पहचानने में निपुण व्यक्ति था। डायरेक्टरी सरकार की कमजोरियां और भ्रष्टाचार ने उसे लोकप्रियता को और बढ़ाया, क्योंकि लोग नेपोलियन को एक भरोसेमंद विकल्प मानने लग गए थे। अब इसमें आपको और लिखना है, फ्रांसीसी क्रांति ने जो संदेश फैलाया था कि प्रतिभा को जन्म से नहीं योग्यता से महत्व मिलना चाहिए, इस भावना ने नेपोलियन जैसे साधारण परिवार के युवक को ऊपर आने का अवसर दिया। सेना में उसकी उपलब्धियों ने यह साबित कर दिया कि वह नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। वह मतलब कौन? यहाँ पे किसका बात किया जाता है? यहाँ पे बात किया जा रहा है नेपोलियन का, कि वो जो है तो सेना में नेपोलियन का जो उपलब्धि है सेना में, वो साबित करता है कि वो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। उसके बाद है आपका कि क्रांति ने पुराने प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया। अभिजात वर्ग के लोग खत्म या भाग चुके थे, इसीलिए सत्ता हासिल करने में बड़ी बाधाएं नहीं रही। अभी आगे आपको और लिखना है कि यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों भी नेपोलियन के पक्ष में थी। ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन जैसे देश फ्रांस के दुश्मन थे और लगातार युद्ध फ्रांस को एक मजबूत सैन्य नेता की जरूरत पैदा कर रही थी। तो लगातार युद्ध की वजह से फ्रांस को चाहिए था एक मजबूत नेता की जरूरत थी फ्रांस को।
तो जनता को लगा कि नेपोलियन ही विदेशी शत्रुओं से बचा सकता है और फ्रांस की प्रतिष्ठा वापस दिला सकता है। तो जनता क्या करती है कि नेपोलियन पर भरोसा करती है। तो इस विश्वास ने उसे राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़ने का बल दिया। तो इसमें अभी आपको और लिखना है। साथ ही नेपोलियन का प्रभावशाली व्यक्तित्व विशेषताएं भी उसके उभार का कारण बनी। उसकी वाणी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थी, नेतृत्व क्षमता मजबूत थी, वह तेज निर्णय लेता था, तुरंत निर्णय लेता था और उसमें जनता को प्रभावित करने की शक्ति भी थी। 1799 में उसने कूदेटा यानी सत्ता पलट किया। कब किया? 1799 में। और फ्रांस का प्रथम कौंसिल बन गया था। तो जनता ने उसे स्वीकार किया क्योंकि वे शांति, मजबूत सरकार और स्थिरता के लिए तरस चुके थे। जनता उसे क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि उनको शांति चाहिए था, मजबूत नेता चाहिए था, मजबूत सरकार चाहिए था। ऐसा चाहिए था सरकार जो कि स्थिरता लाए। अभी अगला इसमें आपको और लिखना है। इस प्रकार नेपोलियन का उदय फ्रांस की राजनीतिक अस्थिरता, क्रांति से बने हुए अवसर, उसकी सैन्य सफलताओं, यूरोप की युद्ध स्थितियों और उसके असाधारण व्यक्ति का संयुक्त परिणाम था। उसने न केवल सत्ता प्राप्त की, नेपोलियन न केवल सत्ता प्राप्त करता है बल्कि फ्रांस की राष्ट्रीय भावना को पुनर्जीवित भी करता है और खुद को इतिहास के महानतम शासकों में शामिल कर चुका था। अभी इसमें आपको और लिखना है, नहीं बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन था इसीलिए आंसर भी लॉन्ग में हम करवा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो डिस्क्राइब द रिफॉर्म ऑफ नेपोलियन एज फर्स्ट काउंसिल, यानी नेपोलियन द्वारा प्रथम काउंसिल के रूप में किए गए सुधार क्या क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है, क्वेश्चन में लिखना है। तो नेपोलियन जब 1799 में फ्रांस का प्रथम काउंसिल बनता है तब उसने सबसे पहले देश में स्थिरता लेकर के आया। और सबसे पहले क्या लेके आया? तो सबसे पहले लेकर के आया स्थिरता और व्यवस्था स्थापित करने पर ध्यान देता है। फ्रांस क्रांति और बार की शासन परिवर्तन से थक चुका था। नेपोलियन ने समझ लिया था कि जनता को ऐसी सरकार चाहिए जो कि सुरक्षा और विकास दोनों दे सके। इसीलिए नेपोलियन क्या करता है कि कई महत्वपूर्ण सुधार लागू करता है जो फ्रांस की नींव को मजबूत करने में सहायक साबित हुआ। अभी अगला इसमें आपको और लिखना है कि सबसे पहले उसने क्या किया कि प्रशासनिक सुधार लाए। सबसे पहले वो प्रशासनिक सुधार पे ध्यान देता है। कौन? तो नेपोलियन। तो उसने फ्रांस को कई क्षेत्रों में बांटा और उनके प्रशासन के लिए परफेक्ट, सब परफेक्ट जैसे अधिकारी नियुक्त किए गए। इन अधिकारों की नियुक्ति और नियंत्रण सीधे नेपोलियन के हाथ में था। ये जितने भी अधिकारी नियुक्त किए गए थे इनका जो नियंत्रण है ये सब नेपोलियन के हाथ में था। नियुक्त करना है, इनको कैसे कंट्रोल करना है, ये सब नेपोलियन के हाथ में था। इससे शासन केंद्रीकृत, मजबूत और अनुशासित बना। कानून और व्यवस्था पर उसका पूरा नियंत्रण था और कोई भी स्थानीय नेता सरकार को चुनौती नहीं दे सकता था। कानून पे पूरा नियंत्रण था नेपोलियन का। तो सबसे पहले नेपोलियन जब सत्ता प्राप्त करने के बाद आता है तो क्या करता है? तो सबसे पहले वो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाता है। अभी इसमें आपको और लिखना है कि इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था करने के बाद नेपोलियन क्या करता है कि न्यायिक सुधार भी लागू करता है। उसने क्या किया कि उसने कानून को एक नई दिशा देने के लिए नेपोलियन कोड बनाया जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा गया है। 1804 नेपोलियन कोड को हम क्या बोलते हैं? नेपोलियन कोड को बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। यह उसका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सुधार माना जाता है।
इस कानून ने नागरिकों में समानताएं की भावना पैदा की। जन्म, जाति, पद या वंश के आधार पर विशेष अधिकार खत्म कर दिया गया था। नेपोलियन क्या करते हैं कि वो जन्म, जाति, पद और वंश के आधार पर विशेष अधिकार जो दिया जाता था पहले के टाइम में, तो वो सब खत्म कर देते हैं। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया और न्याय सभी के लिए समान बनाया गया, सभी के लिए बराबर किया गया। तो यह कोड आज भी कई देशों की न्याय प्रणाली की नींव है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आपका लिखा गया है, ये इस कोड के बारे में लिखा गया है, सिविल कोड ऑफ 1804, यानी नेपोलियन कोड के बारे में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में नेपोलियन कोड के बारे में, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। अभी इसको क्वेश्चन नंबर 2 में और आपको आंसर लिखना है कि अब नेपोलियन क्या करता है कि अब नेपोलियन करता है कि धार्मिक सुधार भी कुछ लेकर के आता है, धार्मिक में भी कुछ सुधार करता है। जैसे कि फ्रांस में क्रांति के बाद चर्च और सरकार के संबंध खराब हो गए थे, चर्च और सरकार का संबंध काफ़ी खराब था। तो नेपोलियन ने 1801 में पोप के साथ कॉन्कॉर्डेट समझौता किया। इस समझौते से चर्च को सीमित अधिकार दिया गया और उसे मान्यता भी दी गई। इससे जनता का विश्वास वापस आया और धर्म को राजनीति से अलग लेकिन सम्मानजनक स्थान भी दिया गया था धर्म को। अभी इसमें आपको और लिखना है कि आर्थिक क्षेत्र में क्या सुधार लाया गया नेपोलियन के द्वारा। तो आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। जैसे कि उसने क्या किया कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन क्या करता है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करता है, जिससे मुद्रा स्थिर हुई और व्यापार को बढ़ावा मिला। कर वसूली को व्यवस्थित किया गया ताकि सरकार को नियमित आय मिल सके। कर व्यवस्थित वसूली यानी टैक्स को क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया ताकि सरकार को नियमित आय मिल सके। आय यानी इनकम। सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाया गया। इन सुधार से फ्रांस आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और बेरोजगारी में कमी आई। तो इन सब वजह से सड़क, पुल, सार्वजनिक और भी जो सुधार लाया गया आर्थिक क्षेत्र में, इन सब वजह से क्या हुआ कि फ्रांस आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था और फ्रांस में बेरोजगारी कम हो चुका था नेपोलियन के आने के वजह से। अब शिक्षा के क्षेत्र में नेपोलियन क्या क्या सुधार लाता है। तो नेपोलियन शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव करता है। जैसे कि उसने शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में लाया और लाइसियम नाम से उच्च विद्यालय खोले। लाइसियम नाम से उच्च विद्यालय खोला गया, जहां से प्रशिक्षित छात्र सरकारी नौकरियों में चयनित होते थे। इससे एक नई शिक्षित और अनुशासित प्रशासनिक वर्ग तैयार हुआ। तो इसमें आपको इतना लिखना है। अभी आपको और लिखना है अंत में, यानी सबका जो कंक्लूजन है वो भी आपको लिखना है, सार भी लिखना है। तो अंत में नेपोलियन के ये सुधार सिर्फ तत्काल समस्याएं हल करने के लिए नहीं थे, बल्कि फ्रांस में लंबे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी ये सब था। तो केंद्रीकृत प्रशासन, न्यायिक समानता, आर्थिक स्थिरता और शिक्षित नागरिक, इन सब ने फ्रांस को एक आधुनिक राष्ट्र बना दिया था। इतने सारा बदलाव किया गया इन सभी क्षेत्र में, तो फ्रांस एक आधुनिक राष्ट्र बन चुका था। इसीलिए इतिहास में यह कहा जाता है कि नेपोलियन हार गया पर उसकी नीतियां आज भी जीवित है। इतना आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक आपको लिखना है, तो आप सबको स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिटिकली एग्जामिन द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, यानी हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो नेपोलियन का पतन हो चुका था उसके बारे में भी आपको लिखना है, क्या क्या कारण की वजह से नेपोलियन का पतन हो चुका था। क्योंकि
अभी तुरंत आप क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े कि नेपोलियन काफ़ी सुधार लाता है, काफ़ी क्षेत्रों में सुधार लाता है, तो इसके डाउनफॉल का क्या कारण है, इसके पतन का क्या कारण है, वो आपसे पूछा है। तो नेपोलियन यूरोप के इतिहास का सबसे महान सैन्य नेता माना जाता है, लेकिन उसका तेज उत्थान ही उसके पतन का कारण था। उसका जो तेज उत्थान था वही पतन का कारण बनता है। उसने लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, परंतु यही महत्वाकांक्षी अंत में उसके लिए विनाशकारी साबित हो चुका था। सबसे प्रमुख कारण उसकी अत्यधिक विस्तारवादी नीति यानी ओवर एम्बिशन थी। सबसे जो प्रमुख कारण था उसके पतन का, वो था विस्तारवादी नीति। वह लगातार नए नए क्षेत्र को युद्ध द्वारा जीतना चाहता था। वो क्या कर रहा था, जैसे जैसे वो जीतता जा रहा था उसका लालच बढ़ते ही जा रहा था कि और क्षेत्र को जीतना है, अपना एम्पायर को एक्सटेंड करना है। तो ऐसे में वो क्या कर रहा था कि जीतते जा रहा था, अपने साम्राज्य को फैलाते जा रहा था। तो यही उसके सबसे बड़े पतन का कारण बना। इससे यूरोप के अन्य देशों जैसे रूस, इंग्लैंड, प्रसा और ऑस्ट्रिया को डर हुआ और वे उसके खिलाफ एकजुट हो गए। इस प्रकार उसकी महत्वाकांक्षी ने उसे मित्र कम और शत्रु अधिक दिए। तो जब ये साम्राज्य जीतते जा रहा था, कई नए नए क्षेत्र को युद्ध द्वारा जीतते जा रहा था, तो यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो कि है आपका रूस, इंग्लैंड और प्रसा, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको डर होने लग गया कि कहीं वो हमारा क्षेत्र भी न जीत ले युद्ध के द्वारा। तो ये सब क्या करते हैं कि ये सब एकजुट हो जाते हैं, एकजुट होकर के नेपोलियन को हराते हैं। तो अभी इसमें आपको और लिखना है, नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी उसके पतन का प्रमुख कारण बना। तो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम के बारे में भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो अगर आए तो आपको इतना ये सब लिखना है उसमें। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें है कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी नेपोलियन की पतन का कारण बना। कैसे बना तो वो भी आप जान लीजिए कि इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उसने यूरोप के देशों पर दबाव डाला कि वे ब्रिटेन से व्यापार न करें, लेकिन यह योजना उल्टी पड़ गई क्योंकि यूरोप देश ब्रिटिश व्यापार पर निर्भर थे। प्रतिबंध से यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरने लगी, लोग असंतुष्ट हुए और कई देश ने नेपोलियन के खिलाफ विद्रोह करने लग गई थी। कई देश क्या किए, नेपोलियन के खिलाफ विद्रोह करने लग गए थे। तो इस नीति ने उसे ब्रिटेन को तो नुकसान पहुंचाने में सफलता नहीं दी, परंतु वह स्वयं आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। अभी इसमें आपको और लिखना है, रूस के साथ युद्ध ने उसके पतन को तेज कर दिया। रूस के साथ जब नेपोलियन युद्ध करता है तो उसका पतन काफ़ी तेजी से शुरू हो चुका था। तो 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया, परंतु कठोर सर्दी, खाद्यान्न की कमी और विशाल दूरी के कारण उसकी सेना बुरी तरह नष्ट हो गई। करीब 5 लाख सैनिक में से बहुत कम वापस लौट सके। यह हार उसकी शक्ति, सम्मान और सेना की क्षमताओं को गंभीर रूप से कमजोर करने वाली सिद्ध हुई। रूस युद्ध ने दिखा दिया कि नेपोलियन अजेय नहीं है और यूरोप के देशों ने इस अवसर का लाभ उठाकर उसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा बना लिया। अभी इसमें आपको और लिखना है कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयता की भावना यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म भी नेपोलियन के पतन का कारण बना। शुरुआत में लोगों ने उसे क्रांति का नायक माना, पर बाद में क्या होता है कि जब वह विजेता और शासक की तरह व्यवहार करने लगा तो जीते हुए देशों में राष्ट्रीय भावना जाग उठी। स्पेन, जर्मनी और इटली में लोग फ्रांसीसी शासक के खिलाफ विद्रोह करने लग गए थे। जिन देशों को नेपोलियन ने गुलाम बनाया था वे स्वतंत्रता के लिए लड़ने लग गए थे और संघर्ष के लिए भारी साबित हुए, और यह संघर्ष उसके लिए भारी साबित हो चुका था।
अभी इसमें आपको और लिखना है कि नेपोलियन की तानाशाही प्रवृत्ति ने भी उसे गिराया। ये भी एक कारण है नेपोलियन के पतन का। उसने आज़ादी, समानता और भाईचारा के सिद्धांतों की बात की, लेकिन खुद एक निरंकुश शासक बन गया। लोगों में असंतोष बढ़ता गया, उसके विरोधी मजबूत होते गए। 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी अंतिम हार ने उसके साम्राज्य का अंत कर दिया और उसे निर्वासित होना पड़ा। ये आपको याद रखना है, 1815 वाटरलू के युद्ध। इसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो वो भी हम करवाएंगे। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन करवा देते, उसके बाद शॉर्ट करवाएंगे। अब इस क्वेश्चन का अंत यहाँ तक हो चुका है, तो यहाँ तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। अब अगला सवाल है आपका, इवेल्यूट द अचीवमेंट्स ऑफ द वीना कांग्रेस, यानी वीना कांग्रेस की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो वीना कांग्रेस 1814 से 15 तक यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी, जो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापित करना था। किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ये वीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शांति स्थापित करना और शांति संबंधों को फिर से संतुलित करना था। कांग्रेस में ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने भाग लिया। कांग्रेस में कौन सा कांग्रेस? तो वीना कांग्रेस। इस कांग्रेस में, वीना कांग्रेस में कौन कौन भाग लेते हैं? तो वह ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश भाग लिए, जिनका उद्देश्य था कि किसी एक शक्ति को अत्यधिक मजबूत होने से रोकना था, ताकि नेपोलियन जैसे शासक का उदय फिर कभी न हो सके। यह कहा जा सकता है कि वीना कांग्रेस यूरोप में स्थिर और संतुलित लाने का सुनियोजित प्रयास था। इसमें आपको और लिखना है, कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यूरोप का राजनीति नक्शा दोबारा व्यवस्थित करना था। कई राज्यों की सीमाएं बदली गई, कुछ राज्य बनाए गए और कुछ समाप्त हुए। उदाहरण के लिए फ्रांस की सीमाएं 1792 वाली स्थिति में कर दी गई ताकि वह कमजोर रहे, और प्रसा और ऑस्ट्रिया को अधिक क्षेत्र दिए गए क्योंकि वे फ्रांस के संभावित विस्तार को रोक सके। इस विभाजन ने यूरोप में शक्तियों का संतुलन स्थापित किया आने वाले कई दशकों तक प्रभावित रहा। अभी इसमें आपको और लिखना है, एक मिनट। तो इसमें अभी आपको और लिखना है कि वीना कांग्रेस ने राजाओं की सत्ता को फिर से रीस्टोर किया, जिसे लेजिटिमेसी पॉलिसी कहा जाता है। नेपोलियन ने कई राज्यों में राजाओं को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित की थी, लेकिन कांग्रेस ने पूरे राजवंशों को पुनः सत्ता में स्थापित किया। इससे क्या हुआ कि इससे यूरोप में स्थिरता और पारंपरिक शासक वर्ग की प्रतिष्ठा बढ़ी। हालांकि यह आम जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के खिलाफ था, फिर भी शांति बनाए रखने के लिए के दृष्टिकोण से इसे महत्वपूर्ण कदम माना गया था। अभी इसमें आपको और लिखना है, कांग्रेस के निर्णयों का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम क्रांतिकारी और उदारवादी आंदोलन को नियंत्रित करना भी था। यूरोपीय शक्तियों ने आपस में समझौता किया कि वे क्रांति और स्वतंत्रता के फैलते विचार को रोकेंगे। यह निर्णय रूढ़िवाद के पक्ष में था और लंबे समय तक यूरोप में राजशाही और रूढ़िवादी शासन टिके रह गए थे। यद्यपि इससे आम जनता में असंतोष पैदा हुआ, फिर भी वह कुछ समय तक यूरोप बड़े युद्धों से बचा रहा। फिर भी कुछ समय तक क्या हुआ कि यूरोप बड़े युद्धों से बचा रह गया था। अभी इसमें आपको और लिखा है कि हालांकि वीना कांग्रेस को पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसे जनता की स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की मांगों को
दबाया गया, जिससे भविष्य में जर्मनी और इटली की में एकीकरण की मांग उभरी और क्रांतियाँ हुई। फिर भी 1815 से 1940 तक लगभग 100 वर्षों तक यूरोप में कोई बड़ा महायुद्ध न होना इसकी सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। इसने सिद्ध किया कि संतुलन, बातचीत और राजनीतिक कूटनीति से महाद्वीप में शांति बनाए रखी जा सकती है। अभी इसमें आपको और लिखना है कि निष्कर्ष के रूप में लिखना है कि विनय कांग्रेस की मुख्य उपलब्धियां यह थी कि उसने पूरे यूरोप में शांति संतुलन स्थापित किया और बड़े बड़े युद्धों को रोकने में सफल रहा, पुरानी राजशाही को बहाल किया और यूरोप को स्थिरता प्रदान की। इसका दृष्टिकोण रूढ़िवादी था और जनता की आकांक्षाओं की अपेक्षा की गई, फिर भी राजनीतिक सत्ता और स्थिरता स्थापित करना इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इतना आपको इसमें लिखना था। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर यहाँ तक था, तो यहाँ तक आपको लिखना था। अभी अगला क्वेश्चन है आपको डिस्कस द रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ द कंसर्ट ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की कंसर्ट नीति की असफलता के कारण पर चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है अब नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद यूरोपीय शक्तियां जैसे कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा ने एक संयुक्त नीति अपनाई जिसे कंसर्ट ऑफ यूरोप कहा गया। इसका उद्देश्य था कि यूरोप में शांति बनाए रखना, किसी एक देश को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकना और क्रांति तक राष्ट्रवाद जैसे विचारों को दबाना। शुरुआत में यह नीति सफल प्रतीत हुई, लेकिन समय के साथ वह असफल होती गई क्योंकि इसके सिद्धांत और वास्तविक परिस्थितियां एक दूसरे से मेल नहीं रखती थी। अब इसमें आपको और लिखना है कि कंसर्ट ऑफ यूरोप के असफल होने का प्रमुख कारण था महाशक्तियों के बीच आपसी अविश्वास और स्वार्थ पैदा करना। तो यह सबसे बड़ा कारण था असफल होने का। तो हर देश केवल अपने हितों की रक्षा करना चाहता था, न कि यूरोप के सामूहिक हितों की। ब्रिटेन समुद्री व्यापार और औपनिवेशिक विस्तार चाहता था, जबकि रूस और ऑस्ट्रिया क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि यूरोप में भूमि विस्तार के इच्छुक थे। वे यूरोप में भूमि विस्तार के इच्छुक थे। जब हित टकराने लगे तो सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा उभर गई, जिससे कंसर्ट की एकता टूटने लगी। अभी आपको इसमें आगे लिखना है इसके विफल होने का दूसरा कारण था जनता के राष्ट्रवाद और उदारवाद की बढ़ती भावना। लोग अब अपनी भाषा, संस्कृति और अधिकारों के आधार पर राष्ट्र बनाना चाहते थे। कंसर्ट ऑफ यूरोप इस भावना को दबाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यह असंभव रहा इस भावना को दबाने में। जर्मनी, इटली, ग्रीस और बेल्जियम में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हुए और राजशाहियां उन्हें रोकने में असफल रही। जर्मनी, इटली, ग्रीस और बेल्जियम में क्या हुआ कि राष्ट्रवादी आंदोलन खूब तेजी से आगे बढ़ रहा था और राजशाही जो थे वो उन्हें रोकने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो असफल हो चुके थे। आंदोलनों को दबाने की नीति ने असंतोष को और बढ़ाया, जिससे कंसर्ट की विश्वसनीयता खत्म हो गई थी। तो इतना आपको इसमें लिखना है। अभी इसमें आपको आगे और भी लिखना है कि इस नीति की असफलता का एक अन्य कारण भी था, जो कि था मुक्ति की इच्छाएं और लोकतंत्र की मांग को नकारा गया था। तो लोकतंत्र की मांग को भी नकारा गया था, जो ये असफलता का ये भी एक कारण बन चुका था। तो यूरोप में 1830 और 1848 की क्रांतियों ने कंसर्ट की नींव को हिला करके रख दिया था। कंसर्ट का उद्देश्य था कि शांति नहीं बल्कि पुरानी राजशाही की रक्षा करना था। तो यह न तो जनता के अधिकारों को स्वीकार करती थी और न ही परिवर्तन को। जब जनता और शासक के हित में अलग अलग हो गए और तो यह व्यवस्था टिक नहीं पाई। अब इसमें आपको और लिखना है कि साथ ही ब्रिटेन का कंसर्ट से धीरे धीरे अलग होने
होना भी एक बड़ा कारण था। ब्रिटेन उदारवादी नीति और व्यापारिक स्वतंत्रता का समर्थक था, जबकि ऑस्ट्रिया और रूस रूढ़िवादी के समर्थक थे। रूढ़िवादी राजशाही को बचाना चाहते थे। तो ये जो है ब्रिटेन, ये किसकी नीतियों पे चलता था? ये चलता था उदारवादी पे। लेकिन ऑस्ट्रिया और रूस ये चलता था रूढ़िवादी राजशाही को बचाना चाहता था ये। तो इन दोनों का जो आपसी जो मेल है वो दोनों एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। इन दोनों का सोचना अलग अलग है। जब ये दोनों का नीति अलग अलग हो चुका था, तब जब सामूहिक नीति नहीं रही तो कंसर्ट केवल नाम मात्र ही रह चुका था। अभी इसमें आपको निष्कर्षता भी लिखना है इसमें आपको कि कंसर्ट ऑफ यूरोप की असफलता का मुख्य कारण उसके सिद्धांतों और वास्तविकता के बीच टकराव था। स्वार्थ, राष्ट्रवाद, उदारवाद, क्रांतियां और महाशक्तियों का विभाजन, इन सभी ने मिलकर इस व्यवस्था को कमजोर कर चुका था। प्रारंभ में यह नीति शांति बनाए रखने में सफल थी, लेकिन बाद में ये असफल हो चुका था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गई और कंसर्ट पुराने सोच से चिपका रहा, जिसके कारण उसका अंत निश्चित हो चुका था। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर आपको यहीं तक लिखना था। अभी आपका अगला सवाल है कि राइट एन एसे ऑन विनय कांग्रेस। विनय कांग्रेस पर आपको निबंध लिखना है। तो इसमें आपको इतना लिखना है और आगे इसमें आपको और लिखना है यहाँ तक। अभी और इसमें आपको लिख देना है ये। हम इसको रीड नहीं करेंगे, हम आपको दे रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद से पढ़ करके रीड कर लीजिएगा और आंसर कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। तो हम आपको दे रहे हैं आंसर, यहाँ तक लिखना है। और भी इसमें आपको लिखना है, ये लास्ट है निष्कर्षता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। तो इस क्वेश्चन में आपको करीब शायद 5 से 6 क्वेश्चन कराया गया है, जो कि सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन था। अभी हम अगले क्लास में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। मेजर 6 का अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी काफ़ी क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आप सबका एग्जाम कब है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगले क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। एग्ज़ाम आप सबका नज़दीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सुबह में और शाम में दोनों टाइम हम क्लास अपलोड कर पाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में हम तक बने रहने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।